फिल्म की शुरुआत ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क से होती है, एक ऐसे समय में जब दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। अब कहीं भी हरियाली का नामो निशान नहीं है। इसने धरती के एटमॉस्फेयर पर खतरनाक इफेक्ट डाला है। ऑक्सीजन लेवल्स इतने नीचे गिर चुके हैं कि हमारा प्लैनेट मुश्किल से रहने लायक बचा है। सिटीज अब बर्बाद हो चुकी वेस्टलैंड्स बन गई हैं और पूरी दुनिया में सिर्फ गिनती के लोग बचे हैं। जो लोग अब भी इस डिफिकल्ट एनवायरनमेंट में जिंदा हैं, वो सिर्फ ऑक्सीजन टैंक से जुड़े मास्क पहनकर ही ऐसा कर पा रहे हैं। डोनाल्ड, जो एक मैकेनिकल इंजीनियर है, अपने फैमिली के बंकर से बाहर निकला है सोलर पैनल साफ करने के लिए, जो उनकी इलेक्ट्रिसिटी का मेन सोर्स है। उसके पिता एक नजदीकी बुक स्टोर गए हैं अपनी पोती के लिए कुछ नए बुक्स लाने की उम्मीद में। वो बुक स्टोर की दूसरी मंजिल पर कैजुअली घूम रहे होते हैं जब उनका पैर एक सड़ी हुई लकड़ी के पैनल पर पड़ता है और वो फ्लोर से नीचे गिर जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो उल्टा सीलिंग से लटकते रह जाते हैं, जिससे उनका ऑक्सीजन पैक डैमेज हो जाता है और वो तुरंत सफोकेट करने लगते हैं। करीब ही मौजूद डोनाल्ड अपने इंटरकॉम पर उनके हेल्प की आवाज से सुनता है और बुक स्टोर की तरफ दौड़ पड़ता है। वो अपने पिता को होल से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन उनका पैर बुरी तरह फंसा होता है। डोनाल्ड फिर ऊपर की मंजिल पर दौड़ता है और आखिरकार उन्हें आजाद कर पाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऑक्सीजन की कमी के चलते उनके पिता का दम घुट चुका होता है। थोड़ी देर बाद डोनाल्ड बंकर में लौटता है और ये बुरी खबर अपनी पत्नी मैरी और बेटी जोवी को सुनाता है। ये सुनकर पूरा फैमिली टूट जाता है, खासकर छोटी जोवी, जो अपने दादाजी से बेहद प्यार करती थी। इसके बाद हमें इस अपोकलिप्टिक टाइम में फैमिली की जिंदगी की झलक मिलती है। डोनाल्ड की इंजीनियरिंग नॉलेज और मैरी के फार्मिंग एक्सपीरियंस की वजह से बंकर में इतनी ऑक्सीजन और प्लांट्स हैं कि उनकी जिंदगी डिसेंट तरीके से कट रही है। लेकिन डोनाल्ड अनाउंस करता है कि वो अपने पिता को उनकी मां की कब्र के पास दफनाना चाहता है, जो करीब कुछ मील दूर एक सेमेट्री में है। जोवी इस फैसले के खिलाफ है क्योंकि सफर के दौरान होने वाले रिस्क साफ नजर आ रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड उसे समझाता है कि वो सेफ रहेगा क्योंकि उन्होंने सालों से आसपास किसी इंसान को नहीं देखा है। रात में जब बाकी लोग सो जाते हैं, डोनाल्ड बंकर की वाइटल स्टैट्स मॉनिटर करने वाली मशीन का रूटीन मेंटेनेंस करता है। उसे पता चलता है कि उनकी ऑक्सीजन सप्लाई अगले कुछ महीनों तक ही चलेगी। कंप्यूटर एक वार्निंग भी दिखाता है जो बताती है कि उनकी एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। ये देख डोनाल्ड के सामने एक मुश्किल फैसला खड़ा हो जाता है। अगली सुबह वो जोवी को गुड बाय कहता है और उसे बुक्स देता है। अपने दादा के गुजरने से पहले जो किताबें उन्होंने खरीदी थी, जोवी उन्हें देखती है। फिर वो सिक्योरिटी कैमरा पर देखती है कि उसका पिता बॉडी के साथ बंकर से निकल रहा है। दिन बीतते जाते हैं और जोवी रेडियो का इस्तेमाल करके डोनाल्ड से संपर्क करने की कोशिश करती रहती है। वो रैंडम स्टोरी शेयर करती है, जैसे कि डोनाल्ड ने ऑक्सीजन की कमी की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी, जब बाकी लोग उस पर यकीन नहीं कर रहे थे। लेकिन कम से कम वो इतना समझदार था कि इस तबाही से पहले बंकर बना लिया। अनफॉर्चुनेटली डोनाल्ड कभी जवाब नहीं देता और जल्द ही महीनों तक उससे कोई खबर नहीं मिलती। मैरी और जोवी अब अकेले अपने दम पर सरवाइव करने की कोशिश करते हैं। वे बंकर से रेगुलरली बाहर निकलते हैं और अंदर मौजूद कई डिवाइसेस का मेंटेनेंस करते रहते हैं। जब भी वे बाहर जाते हैं, हमेशा अपने साथ एक गन लेकर जाते हैं। लेकिन जोवी, जो एक टीनेजर है, कभी कभी नए कपड़े खोजने के लिए इधर उधर घूमने लगती है। बाहर जाना परफेक्टली सेफ है क्योंकि बंकर का स्टील डोर बहुत मोटा है और उसमें पासवर्ड लॉक भी है, जो फिलहाल उनकी सेफ्टी इंश्योर करता है। मैरी और जोवी एक दूसरे का साथ जितना हो सके देते हैं, लेकिन शांत पलों में डोनाल्ड की गैर मौजूदगी बहुत खलती है। फिर भी जोवी कभी हार नहीं मानती और रेडियो के जरिए मैसेजेस भेजती रहती है, जिसमें वो एपोकलिप्स से पहले की फैमिली मेमोरीज शेयर करती है। मैरी भी हार नहीं मानती। वो अक्सर बाहर जाती है और सीड्स प्लांट करती है, इस उम्मीद में कि एक दिन कुछ उग आएगा। साथ ही वो कंप्यूटर पर फेक एरर्स चलाकर जोवी को ये सिखाने की कोशिश करती है कि किसी भी इश्यू को कैसे फिक्स किया जाए। कभी कभी जोवी अपनी इच्छा जताती है कि वो बाहर जाकर अपने पिता को ढूंढना चाहती है, लेकिन मैरी उसे पहले के फेल्ड अटेम्प्ट्स याद दिलाती है और उसे बाहर जाने से सख्ती से रोक देती है।
ये बात अक्सर मां बेटी के बीच फ्रिक्शन पैदा कर देती है। एक दिन दोपहर को जब दोनों मेंटेनेंस का काम खत्म करके बाहर होती हैं, तो अचानक वे देखती हैं कि दो लोग एक शॉपिंग कार्ट के साथ बंकर की ओर आ रहे हैं। मैरी और जोवी तुरंत भागकर एक पुरानी कार के पीछे छिप जाती हैं और देखती हैं कि वो स्ट्रेंजर्स बंकर में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वे सफल नहीं होते। मैरी और जोवी को ये बहुत सस्पिशियस लगता है कि उन स्ट्रेंजर्स को सही दरवाजे का पता कैसे था। इसी बीच उनमें से एक स्ट्रेंजर जिसका नाम टेस है, कोई आवाज सुनती है और अपनी वेपन के साथ कॉशियसली चारों ओर देखने लगती है। उसका पार्टनर लूकस छत पर चढ़ जाता है दूसरे एंट्रेंसेस ढूंढने के लिए। टेस धीरे धीरे कार के पास आती है, लेकिन उसे आवाज का सोर्स नहीं मिलता। अचानक वो लूकस को रेडियो पर उसे कुछ वार्न करते हुए सुनती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मैरी और जोवी उसे टैकल करके जमीन पर गिरा देती हैं और बंकर के अंदर भागती हैं। वे स्ट्रेंजर्स के अंदर आने से पहले डोर को तेजी से बंद कर देती हैं। इसके बाद मैरी बंकर के सिक्योरिटी कम्युनिकेशन डिवाइस पर आकर एक्सप्लेनेशन मांगती है। टेस भरोसा दिलाती है कि उनका कोई गलत इरादा नहीं है और वो बताती है कि वो और लूकस फिलाडेल्फिया के बाहर एक बॉम्ब शेल्टर में रहते हैं जहां और भी लोग हैं। उनका एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम हाल ही में फेल होना शुरू हो गया है, इसलिए वे कई दिनों तक सफर करके डोनाल्ड को ढूंढने आए हैं। टेस खुद को एक फिजिसिस्ट बताती है जो यूनिवर्सिटी में डोनाल्ड के साथ काम करती थी। अब टेस बस डोनाल्ड द्वारा बनाए गए सिस्टम को देखना चाहती है ताकि उसे कॉपी कर सके। टेस यहाँ तक कि जोवी और मैरी के नाम भी जानती है, लेकिन फिर भी वो उन पर भरोसा नहीं करती क्योंकि डोनाल्ड ने कभी टेस का जिक्र नहीं किया। अचानक जोवी माइक को म्यूट करती है और अपनी माँ से आर्ग्यूमेंट्स शुरू कर देती है कि आगे क्या किया जाए। जोवी चाहती है कि शेल्टर में मौजूद लोग मरे नहीं, लेकिन मैरी को लगता है कि ऐसा कोई शेल्टर है ही नहीं। काफी आर्ग्यूमेंट्स के बाद जोवी अपनी माँ को यह समझाने में कामयाब हो जाती है कि अगर टेस सच में डोनाल्ड की टेक्नोलॉजी को कॉपी कर लेती है तो ये दुनिया में बड़ा बदलाव ला सकती है। मैरी इस पर सहमत हो जाती है और टेस और लूकस से कहती है कि वे अपने वेपन्स को दरवाजे के पास छोड़ दें और अपने घुटनों पर बैठ जाएं। इसके बाद मैरी अपनी गन लेकर बाहर आती है और दोनों को बांध देती है। इसके बाद मैरी उनके पास छुपाए गए वेपन्स चेक करती है और फिर टेस को शेल्टर की तरफ ले जाती है। लेकिन जैसे ही वे अंदर जाने वाले होते हैं, एक तीसरा स्ट्रेंजर जिसका नाम माइका है छुपकर बाहर आ जाता है और उन्हें रुकने को कहता है। मैरी तुरंत फायरिंग शुरू कर देती है और जोवी भी बाहर आकर गोली चलाने लगती है। घायल माइका आगे बढ़कर जोवी को टैकल कर देता है और दोनों बंकर के अंदर गिर जाते हैं। मैरी इस मौके का फायदा उठाकर अंदर भागती है और दरवाजा बंद कर देती है, जिससे टेस और लूकस बाहर रह जाते हैं। अंदर मैरी और जोवी माइका को लिविंग रूम में बांध देते हैं। इसके बाद मैरी कम्युनिकेशन डिवाइस पर टेस से बात करती है। टेस समझाने की कोशिश करती है कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। वह बताती है कि माइका उसका लुकआउट है और जब उसने टेस को बांधा हुआ देखा तो उसने सोचा कि वो खतरे में है, लेकिन मैरी उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करती और उसे वहां से चले जाने को कहती है। टेस को मैरी का ये एटीट्यूड गुस्सा दिला देता है और वो अचानक अपना अंदाज बदलकर अनाउंस करती है कि वो किसी भी कीमत पर मशीन हासिल करेगी। टेस, जो एक हिडन पॉकेट नाइफ रखती है, खुद को और लूकस को आजाद कर लेती है और कॉन्फिडेंटली कहती है कि वे दरवाजा तोड़ने के लिए ड्रिल का इस्तेमाल करेंगे। अंदर मैरी और जोवी माइका के घाव का ख्याल रखते हैं, लेकिन वे इस बात पर आर्ग्यूमेंट्स करते रहते हैं कि टेस की कहानी सच है या नहीं। उनकी बातचीत अचानक अलार्म की आवाज से रुक जाती है और कंप्यूटर यह अनाउंस करता है कि सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो गया है। मैरी और जोवी सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज देखने की कोशिश करती हैं, लेकिन टेस ने उसे टेप से कवर कर दिया होता है। टेस बाहर से माइका द्वारा गिराई गई वेपन को उठा रही होती है, जबकि लूकस ड्रिल का इस्तेमाल करके बंकर के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। इस क्रिटिकल मोमेंट पर जोवी को एक आइडिया आता है। वो कुछ मैकेनिकल पीसेस उठाकर एक छोटा सा कंट्रैप्शन बनाती है, फिर वो उसे दरवाजे पर लगाकर एक्टिवेट कर देती है। इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स दरवाजे के मेटल से गुजरता है और बाहर ड्रिल को खराब कर देता है। टेस अपने इनिशियल प्लान के फेल होने से बेहद गुस्से में आ जाती है, लेकिन वो हार मानने से इनकार कर देती है। वो छत पर चढ़ जाती है और बंकर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड इंजेक्ट कर देती है,
जिससे अंदर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है। जैसे ही अलार्म बजने लगता है, ज़ोवी और मैरी जल्दी से अपनी मास्क पहन लेती हैं। मैरी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बाहर जाती है, जबकि ज़ोवी माइका पर गन ताने हुए वहीं रुकती है। लेकिन वो अनकंफर्टेबल महसूस करती है जब माइका अपनी छोटी बेटी के बारे में बात करना शुरू करता है। काफी हेजिटेशन के बाद ज़ोवी तय करती है कि वह माइका के साथ मास्क शेयर करेगी, लेकिन शर्त ये है कि माइका उसके सवालों का जवाब देगा। माइका कसम खाता है कि उन्होंने डोनाल्ड को नहीं मारा और टेस सच में अपोकलिप्स से पहले उसे जानती थी। बाहर लुकस दरवाजे के पास अटैक के लिए खड़ा होता है, लेकिन उसकी नजर एक नजदीकी गराज में किसी चीज पर पड़ जाती है, जिससे वह डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लुकस टेस को घसीटकर उस जगह ले जाता है, लेकिन उनके अंदर जाने से पहले इमरजेंसी लॉक एक्टिवेट हो जाता है। उसी समय मैरी छत पर चढ़ जाती है और फायरिंग शुरू कर देती है, जिससे टेस और लुकस को छिपना पड़ता है। लेकिन जल्दी ही दोनों एक प्लान बनाते हैं। टेस वापस फायरिंग शुरू करती है और लुकस बंकर की तरफ दौड़ता है। अंदर बंकर का एयर धीरे धीरे फिर से साफ हो जाता है और वे मास्क उतार देते हैं। माइका देखता है कि ज़ोवी का ध्यान भटका हुआ है और वह इस मौके का फायदा उठाकर अपनी रस्सियां खोल लेता है। इस बीच टेस छुपने की जगह से हाथ ऊपर करके बाहर आती है। वह सरेंडर करने का नाटक करती है ताकि मैरी गलती से अपना गार्ड कम कर दे। तभी लुकस अचानक पीछे से उस पर हमला करता है और दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है। लड़ाई के दौरान मैरी एक एयर वेंट में फंस जाती है और उसका पैर फ्रैक्चर हो जाता है। बंकर के अंदर माइका खुद को आजाद करने में कामयाब हो जाता है और ज़ोवी पर अचानक हमला करता है। वह उसे गन पॉइंट पर बांध देता है, लेकिन तब तक वह बहुत खून बहा चुका होता है। कुछ करने से पहले ही माइका को चक्कर आता है और वह जमीन पर गिरकर मर जाता है। कुछ मिनटों बाद टेस और लुकस सिक्योरिटी कैमरा को अनकवर करते हैं और मैरी को बंदी बनाए हुए ज़ोवी को धमकी देते हैं। वे कहते हैं कि अगर ज़ोवी ने दरवाजा नहीं खोला तो वे उसकी मां को गोली मार देंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि सिक्योरिटी माइक्रोफोन अभी भी म्यूट है और ज़ोवी अपनी बात नहीं समझा सकती। शुक्र है ज़ोवी पास पड़े माइका के रेडियो को अपने पैरों से खींचकर पास लाती है। वह आउटसाइडर्स से संपर्क करने में सफल होती है और उन्हें बंकर के अंदर घटी हर बात बता देती है। टेस गुस्से में मैरी को ऑर्डर देती है कि वह बाहर से दरवाजा खोले, लेकिन मैरी बताती है कि दरवाजा खोलने के लिए एक स्पेशल बैज और कोड की जरूरत है। टेस याद करती है कि उसने बैज अंदर ही छोड़ दिया है, लेकिन एक दूसरा बैज थोड़ी दूरी पर मौजूद है। मैरी कहती है कि उसके पास एक वर्किंग कार है और टेस फाइनली उसके साथ जाने के लिए मान जाती है, जबकि लुकस वहीं रुककर वॉच रखता है। सफर के दौरान मैरी टेस को समझाती है कि वे डोनाल्ड को ढूंढने जा रहे हैं। सच यह है कि जब डोनाल्ड अपने पिता को दफनाने के लिए गया था, मैरी को उसका एक नोट मिला था। उसमें लिखा था कि मशीन अब 3 लोगों के लिए एयर साफ नहीं रख सकती, लेकिन अगर केवल 2 लोग बचे तो ज़ोवी और मैरी को प्लांट सीड्स उगाने का सलूशन खोजने के लिए और समय मिलेगा। इसका मतलब है कि डोनाल्ड सच में मर चुका है और उसने जानबूझकर बंकर में वापस न लौटने का फैसला किया। कुछ घंटों बाद मैरी उसका बॉडी ढूंढती है और ग्रीविंग के लिए एक पल लेती है। फिर वह बैच खोज लेती है। अब दोनों वापस जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी कार का पावर खत्म हो जाता है। टेस बैच के लिए कहती है और बताती है कि मैरी का फ्रैक्चर्ड पैर लेकर वापस चलना इम्पॉसिबल है। टेस कन्फेसेस करती है कि उसकी भी कभी एक बेटी थी और वादा करती है कि वह ज़ोवी का अच्छे से ख्याल रखेगी। मैरी आखिरकार उसकी बातों पर भरोसा करती है और बिना किसी फर्दर आर्ग्यूमेंट के उसे बैच दे देती है। इसके बाद टेस दौड़ती हुई वापस जाती है और शहर के बीच में एक बाइसिकल ढूंढती है। वह जल्द ही बंकर तक पहुंच जाती है और लुकस के साथ अंदर जाती है, ठीक समय पर जब उनके पास एयर खत्म होने वाली होती है। अंदर ज़ोवी गुस्से में उनसे पूछती है कि मैरी कहाँ है। टेस उसे सब कुछ बताती है, जिसमें उसके पिता के सैक्रिफाइस की कहानी भी शामिल होती है। लेकिन लुकस किसी बातचीत के मूड में नहीं होता और वह टेस को धमकाता है कि वह तुरंत मशीन पर काम शुरू करे, ड्रिल के साथ। थोड़ी देर बाद टेस डोनाल्ड की इन्वेंशन का पैनल खोलती है और एक बहुत ही एडवांस्ड सिस्टम देखती है। वह उसे थोड़ी देर तक समझने की कोशिश करती है, लेकिन आखिर में कबूल करती है कि वह इसे रिक्रिएट करने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं रखती।
अनफॉर्चुनेटली ये सुनकर लूकस अपना आपा खो देता है और गुस्से में टेस को वहीं गोली मार देता है। फिर वह ज़ोवी की तरफ ध्यान देता है और उसे ऑर्डर देता है कि वह उसे ये सिखाए कि सिस्टम कैसे यूज किया जाए। दूसरी तरफ मैरी कार में बैठी अपने फैमिली के बारे में सोच रही होती है। वह नोटिस करती है कि उसके पास बस कुछ ऑक्सीजन बची है और वह यह निष्कर्ष निकालती है कि ऑक्सीजन खत्म होने से पहले कोई उसे बचाने नहीं आएगा। सब कुछ होपलेस लग रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक छोटे से प्लांट पर पड़ती है जो उग रहा होता है। मैरी एक बड़ा रिस्क लेती है और अपना मास्क कुछ सेकंड के लिए हटाती है। उसकी उम्मीदों के उलट उसे महसूस होता है कि एयर धीरे धीरे साफ हो रही है। यह देखकर उसमें एक नई उम्मीद जगती है। इसी बीच लूकस बंकर से डेड बॉडीज को बाहर फेंक देता है ताकि बदबू से छुटकारा मिल सके। ज़ोवी उसे डांटती है कि वह यहाँ रुकने के बजाय अपने शेल्टर की मदद के लिए क्यों नहीं जा रहा, लेकिन लूकस को इसकी कोई परवाह नहीं होती। तभी अलार्म बज उठता है, यह अनाउंस करते हुए कि केबल्स में कोई दिक्कत है। लूकस ज़ोवी को अनटाई करता है ताकि वह इसे ठीक कर सके, लेकिन उसे बस इतनी ऑक्सीजन देता है कि वह भाग न सके। थोड़ी देर बाद ज़ोवी छत पर पहुंचती है और केबल्स ठीक कर देती है, लेकिन यह देखती है कि यह सब मैरी ने छेड़छाड़ करके किया था। माँ और बेटी के बीच एक इमोशनल रियूनियन होता है। ज़ोवी अंदर वापस आने की कोशिश करती है, लेकिन लूकस दरवाजा खोलने से इनकार कर देता है क्योंकि वह टीनेजर्स को तड़पते हुए देखना चाहता है। उसे एहसास नहीं होता कि उसका यह एटीट्यूड माँ और बेटी को एक नया प्लान बनाने का मौका देता है। कुछ समय बाद बंकर का अलार्म फिर से बजता है तो लूकस बाहर आता है और देखता है कि ज़ोवी जमीन पर बेहोश पड़ी हुई है। वो उस पर मिट्टी फेंकता है और प्रार्थना शुरू करता है, लेकिन तभी मैरी उस पर हमला कर देती है। ज़ोवी भी खड़ी हो जाती है और दोनों बंकर की तरफ भागते हैं। लूकस अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करता है और उनका पीछा करता है। लूकस पहले दरवाजे से गुजरता है और दूसरे तक पहुंचने के लिए उन्हें टैकल करता है, जिससे खराब एयर शेल्टर के अंदर आ जाती है। वह ऑक्सीजन की मांग करता है और हथियार के दम पर महिलाओं को धमकाता है। हालांकि ज़ोवी उसे समझाती है कि अगर उसने गोली चलाई तो एक बड़ा एक्सप्लोजन हो सकता है। लूकस उन्हें प्रॉब्लम फिक्स करने का ऑर्डर देता है, लेकिन ज़ोवी और मैरी इसके बजाय बाहर चली जाती हैं और दरवाजे बंद कर देती हैं, उसे अकेला छोड़कर। अब लूकस अकेला रह जाता है और उसकी ऑक्सीजन धीरे धीरे खत्म होने लगती है। उसे एहसास होता है कि उसे एक दर्दनाक मौत का सामना करना पड़ेगा। इस रियलाइजेशन के बाद वह गोली चला देता है और रिजल्टिंग एक्सप्लोजन उसे खत्म कर देता है। बाहर मैरी और ज़ोवी ऑक्सीजन मास्क की मदद से बच जाती हैं। वे उस कार में भाग जाती हैं जिसे मैरी ने बंकर लौटने से पहले चार्ज किया था। टेस की शेल्टर वाली कहानी याद करते हुए वे सिटी के बीच से होते हुए सेफ हेवन पहुंचती हैं। अनफॉर्चुनेटली डोर्स बंद होते हैं और वे सीढ़ियों पर बेहोश हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद मैरी होश में आती है और खुद को क्लीन और रेस्टेड पाकर चौंक जाती है। यह पता चलता है कि शेल्टर के लोगों ने माँ और बेटी के आने की आवाज सुनी थी और उन्हें बचा लिया। ज़ोवी पास में शेल्टर के टेक्नीशियंस के साथ अपने पिता की मशीन के नॉलेज को शेयर कर रही होती है। माँ और बेटी बाकी सर्वाइवर्स के साथ मिलकर नए सीड्स लगाने और दुनिया में वेजिटेशन वापस लाने का वादा करती हैं।